नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसने आप सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। सवाल है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी। संक्रमण की दूसरी लहर के बाद सबके मन में बस यही सवाल है, लेकिन इस बीच एक नई भविष्यवाणी सामने आ गई है। दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर इसी महीने यानी अगस्त में ही आ सकती है और अक्टूबर तक इस तीसरी लहर के चरम पर पहुंचने की बात भी कही जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इसमें रोज कोरोना के 1-1 लाख नए केस देखने को मिल सकते हैं। स्थिति और बिगड़ी तो ये आंकड़ा प्रतिदिन 1.5 लाख तक जा सकता है। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना को लेकर ताजा भविष्यवाणी शोधकर्ताओं ने गणित के एक मॉडल के आधार पर की है। इसमें आईआईटी हैदराबाद और कानपुर के मधु कुमल्ली विद्यासागर और मनींद्र अग्रवाल शामिल थे। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर इनका अंदेशा सटीक बैठा था। लेकिन इस बीच भारत सहित कई देशों में स्कूल और दफ्तर अब दोनों खुलने लगे हैं। ऐसे समय में बच्चे कौतूहल के साथ साथ कुछ बेचैनी भी महसूस करते हैं। विशेषज्ञ इसे अलगाव की बेचैनी कहते हैं। इसका सामना करने वालों में 6 से 3 साल के बच्चों की संख्या ज़्यादा है। यूनिसेफ के मुताबिक जिस तरह से हमने बच्चों को लॉकडाउन के लिए तैयार किया है, अब ठीक उसी तरह से हमें उन्हें अनलॉक के लिए भी तैयार करना होगा। वैसे भी कोरोना में शिक्षा को बहुत नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने भी कहा है कि कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया शैक्षिक संकट का सामना कर रही है। 1 अरब 4 करोड़ स्टूडेंट्स महामारी के दौरान लंबे समय तक स्कूलों से दूर रहे। 190 देशों में महामारी के दौरान स्कूल काफी दिनों तक बंद रहे। 90% छात्रों की पढ़ाई पर महामारी के चलते नेगेटिव असर पड़ा है। 40% स्कूली छात्र अब भी स्कूल से दूर हैं। कोरोना काल में भारत में तो 15 लाख स्कूल बंद ही रहे हैं। चलिए, कोरोना के बाद अब बात कुछ राजनीति से जुड़ी है। बीजेपी की पहचान उसका एक ताकतवर संगठन भी है और बीजेपी इस संगठन का इस्तेमाल सरकार के साथ तालमेल बनाकर करने में माहिर भी है। इसके साथ ही बीजेपी में नवाचार की निरंतरता पार्टी को धार देने का काम करती है। अब संगठन एक नए फॉर्मूले के साथ काम करने जा रही है। क्या है ये फॉर्मूला? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। संगठन की सरकार पर निगरानी, ताकतवर बनेंगे जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष की सिफारिश से बनेगी बात। संगठन ने तैयार किया फॉर्मूला। मध्य प्रदेश का बीजेपी संगठन यूं तो पूरे देश में एक आदर्श और मजबूत संगठन माना जाता है, लेकिन आला कमान इसे और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। अब संगठन की मजबूती के लिए जो फॉर्मूला खोजा गया है, उसकी धुरी बीजेपी जिला अध्यक्ष होगा। दरअसल संगठन के काम और कार्यकर्ता जुटाने की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की होती है। लिहाजा बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्षों को मजबूत करने के लिए कुछ प्रयोग शुरू किए हैं। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में बीजेपी जिला अध्यक्ष को शामिल किया गया है। इस कमेटी में प्रमुख रूप से प्रभारी मंत्री और कलेक्टर ही शामिल रहते हैं। जिला योजना समिति में जिला अध्यक्ष की सिफारिश पर अब नेताओं को जगह मिलेगी। अंत्योदय योजना समेत तमाम कमेटियों में अब जिला अध्यक्ष ही नाम भेजेगा। संगठन की तरफ से सरकार को भेजे जाने वाले कामों की सूची में जिला अध्यक्ष की सिफारिश अब जरूरी होगी। जिला अध्यक्ष को वरीयता यूं भी रहती है संगठन में। अभी भी कोई बात है, कोई विषय आता है, अब किसी दूर दराज का कोई कार्यकर्ता आया, वो कार्यकर्ता है, लेकिन सब लोग उसको पहचान सके ऐसा आवश्यक नहीं। तो एक व्यवस्था होती है कि हमने कहा है कि जिलाध्यक्ष जी से आप बात करके उनसे पत्र लेके आइए तो आपकी बातचीत होगी। तो उससे ऐसा एक सिस्टम होता है कि जिले को पता है कि मेरे यहाँ के कार्यकर्ता के लिए मैंने कोई बात कही है। हमको भी ये पता है कि हमारे जिलाध्यक्ष ने कोई बात कही है, तो उसको गंभीरता से उस विषय को आगे ले जाना। तो इसमें निश्चित रूप से संगठन को ताकत मिलती है, संगठन मजबूत होता है।
इस कवायद के पीछे एक तीर दो निशाने हैं। जिला अध्यक्ष को तो मजबूती देना है ही, साथ ही विधायकों की चरण वंदना में जुटे कार्यकर्ताओं को संगठन की लाइन पर लाने का मकसद भी है। जिला अध्यक्ष भी उन कार्यकर्ताओं का चयन करता है जो संगठन की रीति नीति पर काम करते हैं। कि हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं, तो अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यकर्ताओं के काम करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की निश्चित तौर पर होगी ही। कार्यकर्ता रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करता, प्रयत्नों की परिसीमा करता है और संगठन के लिए जी जान लगा देता है, इसलिए उसके काम के लिए संगठन को निश्चित तौर पर खड़ा रहना पड़ेगा। अन्न उत्सव हो या फिर कोरोना पर फैसले लेने वाली कमेटी, हर जगह अब संगठन सरकार के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। शायद सत्ता और संगठन का यही बेहतर तालमेल है जो बीजेपी चाहती है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब बात आपदा और सियासत की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में बाढ़ की त्रासदी है, लेकिन यहां ग्राउंड पर शिवराज सरकार मुस्तैद भी है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद करने की अपील की है। वो खुद भी प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, लेकिन इन सब के पहले कांग्रेस के बयान हर जगह पहुंच रहे हैं। सवाल यही है कि इन हालात में आखिर ये सियासत क्यों? देखिए इस रिपोर्ट को। एमपी में बाढ़ पर जारी सियासत, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। कांग्रेस चाहती है बहे हुए पुलों की हो जांच। एक तरफ शिवराज सरकार बाढ़ की त्रासदी से लोगों को बचाने में लगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ट्विटर पर सरकार की खिल्ली उड़ा रही है। एक तरफ जान जोखिम में डालकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्राउंड जीरो तक लोगों को भरोसा देने पहुंच गए, तो दूसरी तरफ इस पर भी कांग्रेस तंज कसे बिना नहीं रह पाई। मुख्यमंत्री खुद बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम भी बाढ़ प्रभावितों के बीच जाकर उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। डबरा के चांदपुरा गांव में शिवराज लोगों से क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए, फिर आपको कांग्रेस की बातें सुनाएंगे। फसल अगर हमारी नष्ट हुई है तो उसके भी नुकसान का आकलन करके उसकी राहत राशि अलग दी जाएगी। वो राहत की राशि भी देंगे। अगर कुआं और बाकी कोई चीज नष्ट हुआ हो, कुआं हो, नलकूप हो, उसके भी 25,000 रुपया दिए जाएंगे। और मवेशी अगर बह गई हो, गाय, भैंस, बैल, 30,000 रुपया दिए जाएंगे एक मवेशी को। अब इतना कुछ हो रहा है, फिर भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। करीब 4 पुल ढह गए, अनेक तालाब माने इरिगेशन टैंक्स ढह गए, अनेक लोग गायब हैं। अभी तक जिस प्रकार की तत्परता सरकार को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई जा रही। केंद्र सरकार इस पूरे मसले को लेकर राज्यसभा में और लोकसभा में स्टेटमेंट दे और स्टेटमेंट के साथ साथ इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। कौन सी नदी जोड़ी, एक उदाहरण बता दो। और इसलिए बाढ़ और ये त्रासदियों के अगर जिम्मेवार है तो कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाले दिनों में हम 5-6 साल के अंदर ये सारी चीजों को इस तरह प्लान करेंगे, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण जो परेशानी होती है उसका समाधान निकाला सकता है। बेशक बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी 7 अगस्त को ग्वालियर चंबल के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, लेकिन बाढ़ पर सियासत भी जारी रहेगी। मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कांग्रेस प्रतिनिधियों के भी लगातार संपर्क में हूं और मैंने सभी कार्यकर्ताओं से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की हर संभव मदद करने का आह्वान किया है। मेरा प्रदेशवासियों से आग्रह है कि अपना ख्याल रखें, पूरी सावधानी बरतें। कांग्रेस पार्टी इस आपदा की घड़ी में आपके साथ है। अब सवाल यह है कि आखिर इस आपदा की घड़ी में सियासत क्यों? क्या मौजूदा समय में राजनीति बदल गई है, या फिर 2020 में कांग्रेस की सरकार का गिरना कथित कटुता की वजह है? जानकारों की माने तो पहले इस तरह की आपदा पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती थी, रचनात्मक सुझाव आते थे, लेकिन ये परंपरा भी खत्म हो गई। कुछ ऐसा ही विधानसभा सत्र के दौरान भी देखने को मिलता है।
प्रतिदिन सदन चलाने में लाखों रुपए का खर्च आता है, लेकिन सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। अंत में इन सब का खामियाजा जनता को भुगतना होता है। नेता की बारी तो बहुत बाद में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन इस आपदा में सियासत की एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली है। ग्वालियर के भीतरवार में कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव सीएम शिवराज के साथ नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री की राहत घोषणाओं का समर्थन भी किया। हालांकि सीएम शिवराज ने भी मजाकिया अंदाज में लाखन सिंह से कह ही दिया कि देखो लाखन, यहाँ नेतागिरी मत करो। बर्तन हो, अरे मामा की आवाज बुलंद है, चिंता मत करो, इसको ठीक करने की कोशिश करो तो ढंग से जाएगी। अपने डिब्बा भैया से खराब ही होगा। देखो लाखन सिंह जी, तुम तो बुलाने गए नहीं थे, मैं ही आया तो तुम सब बैठ गए। देखो नेतागिरी मत, वो तो विधानसभा में कर लेंगे। तो सरकार तमाम उन कोशिशों में लगी है जिससे बाढ़ में फंसे हर शख्स को मदद मिल सके। अगर आप भी बाढ़ में फंसे हैं तो आपदा हेल्पलाइन नंबर 1079 यानी 1079 या फिर 1070 पर कॉल कर आप मदद मांग सकते हैं। राजधानी भोपाल के एसडीआरएफ स्टेट कमांड सेंटर से 24 घंटे हालात पर निगरानी भी रखी जा रही है। साथ ही कॉल आने के बाद जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जा रही है। एसडीआरएफ स्टेट कमांड सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। यदि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए हैं तो आप 1070 और 1079 इन नंबर पर कॉल करके एसडीआरएफ से मदद मांग सकते हैं। और जो कॉल आप लगाते हैं वो जो कमांड सेंटर है उसमें ये फ़ोन आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम टीमें जुटी हुई हैं। यहाँ पर जब फ़ोन आता है तत्काल उनको जो पहली सहायता है वो मुहैया कराई जाती है, उनसे आवश्यक जानकारी ली जाती है और उसके बाद फिर वहाँ के ज़िले में जो टीमें मौजूद हैं वहाँ पर उनको रिस्पांस किया जाता है और वो तत्काल मदद के लिए निकल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भोपाल में ये एसडीआरएफ का जो कमांड सेंटर बना हुआ है ये 24 घंटे लगातार काम में जुटा हुआ है, लोगों की सहायता करने में जुटा हुआ है। जो 2 नंबर मैंने आपको बताया, आप इन 2 नंबरों से आप सहायता पा सकते हैं। यहाँ पर तमाम टीमें जुटी हुई हैं। उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में जो लगातार बारिश के बाद जल प्रलय जैसी स्थिति बनी है, ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में उनको तत्काल बचाया जा सके। और अभी तक की बात करें तो एसडीआरएफ करीब 7,500 से ज़्यादा लोगों को बचा चुकी है और लगातार इसी काम में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। बात उस कीर्तिमान की जिसने इतिहास रच दिया, और ये इतिहास रचा है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। इस टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया है। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी बार पदक 1980 में मॉस्को ओलंपिक में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। दूसरे क्वार्टर में 3-1 से पिछड़ने के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की और लगातार 4 गोल दागे। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 17वें, 34वें, हार्दिक सिंह ने 27वें, हरमनप्रीत सिंह ने 29वें और रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में गोल दागा। हालांकि चौथे क्वार्टर में जर्मनी ने एक और गोल दागा और स्कोर 5-4 के नजदीक 5-4 कर दिया। लेकिन इसके बाद भारतीय डिफेंडर्स ने जर्मनी को कोई मौका नहीं दिया और फैसला आखिरकार 5-4 से भारत के पक्ष में रहा। और जैसे ही यह खबर हमारे देश में पहुंची, लोगों ने टेलीविजन पर लाइव इस मैच को देखा। उसके बाद इस शानदार जीत के बाद देश में जश्न का माहौल शुरू हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इधर टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की शानदार जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कप्तान मनप्रीत से बात की। इस दौरान कोच ग्राहम रीड और सहायक कोच पीयूष दुबे से भी पीएम मोदी ने बात की और सभी को इस शानदार जीत की बधाई दी। नमस्कार सर।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं दे दूंगा सर। जरूर सर। हाँ जी सर, है साथ में है सर। जी सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था ये उसी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। और मोदी जी मेरे साथ में चीफ कोच भी हैं ग्राहम रीड, आप उनसे अगर बात करना है। जी लीजिए। Hello, sir. I hope we have made you proud. Thank you. Thank you, sir. They're fantastic, huh? They have. It's so good to see, and so good for India, huh? Yeah. Thank you, sir. Thank you. Your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. Your hard work is giving a result. Thank you, sir. Team spirit is giving a result. Yeah, definitely. Yeah. And we feel proud. Yeah, that's good. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर, प्रणाम। और बात अब उन खिलाड़ियों की, और ये खिलाड़ी मध्य प्रदेश के हैं और शायद इनके बगैर ये शानदार जीत हमारे हिस्से में ना होती। तो ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम की शानदार जीत में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद और नीलाकांता शर्मा का अहम योगदान रहा। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने दोनों खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दोनों ही खिलाड़ी मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी में ट्रेनिंग ले चुके हैं। विवेक सागर ने अर्जेंटीना के खिलाफ तो नीलाकांता ने जापान के खिलाफ शानदार गोल किया था। विवेक सागर इटारसी के रहने वाले हैं और उनकी जीत का जश्न लगातार जारी है। आज पूरा देश गर्व से भरा है। भारतीय हॉकी टीम पुरुष ने कांस्य पदक जीता है। ये केवल कांस्य पदक नहीं है, भारतीय हॉकी का पुनर्जागरण है। 41 साल के बाद भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, दुनिया की श्रेष्ठ टीमों को हराया है और मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय और है। हमारे इटारसी के लाल विवेक सागर इस टीम का हिस्सा थे, उन्होंने गोल भी किया था। नीलकांता मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी से ट्रेनिंग प्राप्त करके गए थे। वैसे तो पूरी टीम पे हमें गर्व है, लेकिन विवेक सागर और नीलकांता जी को 1-1 करोड़ रुपए का सम्मान निधि के रूप में पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय हॉकी टीम का भी हम शानदार स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। इस मैच में युवा फॉरवर्ड खिलाड़ी विवेक सागर ने अपने शानदार खेल से सबका ध्यान खींचा है। हालांकि इटारसी के एक छोटे से गांव से विजेता बने विवेक का जीवन काफी संघर्ष से गुजरा। देखिए ये रिपोर्ट। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन क्या कीचड़ से सागर भी निकलता है? इसका जवाब इटारसी के इस छोटे से गांव चांदोन में मिल जाता है। चांदोन गांव और गांव की कीचड़ से भरी ये गलियां
और इन्हीं गलियों से निकला भारतीय हॉकी टीम का सितारा विवेक सागर। ये जश्न, ये खुशी मेहनत की बूंद बूंद से बने उस सागर के लिए है जिसने आज देश का सिर गौरव से उठा दिया है। खेलते के मतलब दिमाग उसका ज़्यादा खेल में लगा रहता था और हम लोग इसके पापा मतलब बोलते थे कि नहीं खेलने नहीं जाना है, पढ़ाएंगे इसको, पढ़ा के और इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उसका जो दिमाग था तो उसका खेल में ही ज़्यादा माइल था। फिर मेरे से बोलेगा मम्मी हमको पैसा दे दो, बस के किराया जाना है, फिर मैं उसके पापा से छुपके से पैसा दे देती थी। जो चाहता था मंजिल हासिल करने के लिए तो वो कर लिया। विवेक सागर की प्रतिभा का लोहा दुनिया ने उस वक्त मान लिया जब सागर ने टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार खेल से देश की झोली में एक और मेडल डाल दिया। चांदोन गांव से टोक्यो तक का सफर विवेक सागर के लिए इतना आसान नहीं था। विवेक के पिता को उनका हॉकी खेलना पसंद नहीं था। इस पर उनके पिता खुद कहते हैं कि कई बार इसकी वजह से विवेक की घर में पिटाई भी हुई। हालांकि उनकी मां और बड़े भाई विवेक का पूरा साथ मिला और परिवार के इस साथ ने उन्हें आज विजेता बना दिया। पूरा देश खुश है कि 41 साल के सूखा के बाद आज अपने देश में मेडल आया है। हमारे परिवार में है, इटारसी में है, पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में है। अब ये कहने की बात नहीं है कितनी खुशी है और हमारे परिवार में या पूरे देश में। विवेक ने जब खेलना शुरू किया था तब उनके घर के आर्थिक हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। इस वजह से उन्होंने अपने दोस्तों से हॉकी मांगकर इस खेल को खेलना शुरू किया। इस दौरान उनके दोस्तों ने उन्हें जो हॉकी स्टिक दी थी वो भी टूटी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया। उसको बचपन से हॉकी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। पढ़ाई वगैरह में इतना दिलचस्पी नहीं थी जितना हॉकी में थी और पापा का ये था कि वो पढ़ाई करे। पर जब वो आगे निकला, जब उसने एकेडमी में सेलेक्ट हुआ, उसको अशोक ध्यानचंद सर लेके गए, वहाँ से उसकी जर्नी चेंज हुई और वहाँ से पापा ने भी इसको एक अलग तरीके से देखना चालू किया और ब्रॉन्ज आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 41 साल बाद मेडल आना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो सभी बहुत खुश हैं। 3 साल बाद फिर से ओलंपिक है, गोल्ड वहाँ जीत लेंगे। कहते हैं सोना आग में तपकर कुंदन बनता है। कुछ ऐसा ही विवेक के साथ हुआ। 2015 में प्रैक्टिस के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। इस चोट की वजह से खराब खून उनके फेफड़ों तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से उनकी जान पर बनाई थी। लेकिन हौसले और जुनून के आगे हर दिक्कत हार मान लेती है। इस चोट से उबरने के बाद विवेक एक बार फिर मैदान में आए। जुनून और जिद ने इस सोने को इंडिया खेलने की आग में ऐसा जलाया कि ये अब कुंदन चांदोन गांव समेत पूरे देश में चमक रहा है। अब्दुल सलीम, बंसल न्यूज, होशंगाबाद। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।